be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew. तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। 50 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। तो यहाँ से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि राम सेतु की लंबाई कितनी है। 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर है राम सेतु की लंबाई। और कहाँ स्थित है? भारत के पंबन द्वीप तमिलनाडु। यहाँ से देख सकते हैं तमिलनाडु के पंबन द्वीप, पंबन आइलैंड, यहाँ पर रामेश्वरम और इसका अंतिम, यहाँ रामेश्वरम है और इसका अंतिम बिंदु क्या कहलाता है? धनुषकोटी। यहाँ भारत के पंबन द्वीप तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसे आदम का ब्रिज भी कहा जाता है और 50 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इस ब्रिज की लेंथ कितनी है? 50 किलोमीटर लेंथ है। इस पर विवाद क्या है? इशू क्या है? तो मछुआरा तथा कच्चा तीवू द्वीप यानी फिशरमैन का इन पर विवाद बना रहता है। यहाँ पर भारतीय फिशरमैन है और यहाँ पर श्रीलंकाई फिशरमैन है और एक ही जगह पर अब मछलियों को पकड़ना और इनका मछलियों का व्यापार करना के लिए यहाँ पर मछुआरों के बीच में विवाद बना रहता है। इस मैप की सहायता से भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमारा भारत देश है। भारत देश के पड़ोसी देश है अपना श्रीलंका। और यहाँ से देखो ये कौन सा ब्रिज है? ये है आदम ब्रिज या श्री राम सेतु। आपको पता है फ्रेंड्स, आए दिन अपने खबरों में देखते आ रहे हैं कि श्रीलंका के हालात बदतर हालात हो चुके हैं। श्रीलंका के बदतर हालात हो चुके हैं। 51 अरब डॉलर के कर्ज में जुड़ा हुआ है श्रीलंका। 5 लाख लोग गरीबी में फंसे हैं और 2.2 करोड़ की आबादी के सामने संकट है। एक महीने में 45% गिरी है जो है करेंसी जो है श्रीलंका की। एक महीने में 45% गिर चुकी है। वहाँ श्रीलंका में $1 की कीमत अब 292.5 श्रीलंकाई रुपये हो चुकी है। और महंगाई की बात करें
तो महंगाई 17.5% पहुंच चुकी है, महंगाई की दर, जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा है वर्तमान में देखा जाए तो। और 70% से ज़्यादा घाटा विदेशी मुद्रा भंडार में लगा है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत द्वारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो किया जाता है श्रीलंका में, तो श्रीलंका किन देशों से कितना इंपोर्ट करता है? तो भारत के द्वारा सर्वाधिक इंपोर्ट किस देश से करता है श्रीलंका? भारत द्वारा करता है कितना? 32,000 करोड़ रुपए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीलंका सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किस देश से करता है? तो आंसर होगा भारत देश से। कितना करता है? 32,000 करोड़ रुपए। और दूसरा कर रहा है चाइना से। कितना कर रहा है? 31,000 करोड़ रुपए कर रहे हैं। अब अन्य देशों की बात करें जो किन किन बॉर्डर लाइनों से जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ था किससे? पाक जल संधि से। तो अन्य देशों की बात करें जो विभाजित करती है स्थल खंडों को, कौन कौन से चैनल, खाड़ी या स्टेट है, उनको डिस्कस करते हैं। मालदीव और मिनिकोय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल है। बहुत बार पूछे जाते हैं ये चैनल और खाड़ियाँ और जो स्थल खंडों को जोड़ने का काम करते हैं, इनको बारे में बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आता है, तो इनको जरूर कवर करें। मालदीव और मिनिकोय द्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल, यहाँ देख सकते हैं ये 8 डिग्री चैनल है, जो कि मालदीव, यहाँ मालदीव स्थित है और यहाँ पर मिनिकोय द्वीप स्थित है। इन दोनों के बीच में स्थित है 8 डिग्री चैनल, जो कि मालदीव और मिनिकोय द्वीप के बीच स्थित है। लक्षद्वीप एवं मिनिकोय द्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती, ये रही कावारती, और ये रहा मिनिकोय द्वीप, और इनके बीच में स्थित है 9 डिग्री चैनल। ये 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप के बीच में स्थित है। छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। ये पूरा हिस्सा किसका है? अंडमान का हिस्सा है, और ये पूरा हिस्सा किसका है? निकोबार का हिस्सा है। इसे अलग अलग भागों में बांटा गया। अंडमान को नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, उसके बाद मिडल अंडमान, और उसके बाद लिटिल अंडमान। अंडमान का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है लिटिल अंडमान, और ग्रेट निकोबार का सबसे उत्तरीतम बिंदु है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकोय के बीच में, 9 डिग्री चैनल मिनिकोय और कावारती के बीच में, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में स्थित है। यहाँ तक याद हो गया। उसके बाद सुमात्रा, इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य ग्रेट चैनल स्थित है। सुमात्रा इंडोनेशिया, ये रहा इंडोनेशिया, और उसके ऊपर स्थित है अपना निकोबार। निकोबार का इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, जिसे सुमात्रा का द्वीप कहा जाता है। सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया और भारत के बीच सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा चैनल बनाता है? ग्रेट चैनल इंडोनेशिया, ये रहा इंडोनेशिया का हिस्सा, और ये रहा अपना अपना जो है जल, और जल के ऊपर अपना इंदिरा पॉइंट निकोबार का हिस्सा। तो इन दोनों को अलग कौन करता है? इन दोनों को अलग करता है ग्रेट चैनल। इंदिरा पॉइंट, निकोबार के हिस्से इंदिरा पॉइंट, और इंडोनेशिया को अलग करता है कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल। तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य अपन ने देखा कि पाक जल संधि है, और दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी स्थित है। यहाँ देखिए, ये रहा तमिलनाडु और ये रहा श्रीलंका, इसके बीच में गल्फ और मन्नार स्थित है।
और पाक जल संधि, यहाँ पर पाक जल संधि स्थित है और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी स्थित है और यहाँ पर जो है राम सेतु स्थित है। तो इन सबको याद रखना। मैं फिर से बता देता हूँ, तमिलनाडु और श्रीलंका बीच यहाँ पर स्थित है गल्फ ऑफ मन्नार, तो इससे भी अपन जल के द्वारा संबंध है स्थापित है। और राम सेतु जल संधि, ये पाक स्ट्रेट जो कि पाक बे ऑफ पाक यानी कि पाक खाड़ी और बे ऑफ बंगाल को जोड़ती है। और कौन सा नाम है इसका, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दो जलीय भागों को जोड़ती है, बे ऑफ पाक और बे ऑफ बंगाल दोनों को जोड़ती है पाक स्ट्रेट, और दो स्थलीय भागों को अलग अलग करती है। ये करती है तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है। और यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। और यहाँ पर राम सेतु जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको याद रखना। नेक्स्ट, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य दक्कन पास स्थित है। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य, ये देखो यहाँ पर लघु अंडमान, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, ये रहा साउथ अंडमान, ये साउथ अंडमान हो जाएगा, ये हो जाएगा लिटिल अंडमान। इनके मध्य क्या स्थित है, इनके मध्य स्थित है दक्कन पास। दक्कन पास स्थित है लघु लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान। ये जो साउथ अंडमान का हिस्सा है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है दक्कन पास। यानी कि इसको याद जरूर रखना कि दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान को कौन जोड़ता है, दक्कन पास जोड़ता है। कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित, याद रखना कौन सा चैनल, कोको स्ट्रेट। कोको द्वीप जो म्यांमार में स्थित है और उत्तरी अंडमान ये रहा उत्तरी अंडमान, और यहाँ पर जो स्थित है म्यांमार, इनके बीच में पूछा जाए तो क्या है, कोको चैनल। कोको चैनल जो है म्यांमार और नॉर्थ अंडमान को अलग करता है, कोको चैनल, कोको स्ट्रेट। लक्षद्वीप एवं मालाबार तट के मध्य लक्षद्वीप सागर है। लक्षद्वीप और मालाबार के मध्य यहाँ पर लक्षद्वीप है, और आपको पता है यहाँ पर जो पूर्वी घाट में ये कौन सा तट है, मालाबार तट है। तो पूछा जा सकता है इस मालाबार तट और इस लक्षद्वीप के मध्य कौन अलग करता है। मालाबार तट और लक्षद्वीप के मध्य अलग करता है अपना लक्षद्वीप सागर। अब कवर करते हैं अन्य लक्ष्यों के बारे में। भारत का भौगोलिक क्रम देखा जाए, विकास और क्रम देखा जाए तो भारत की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। भारत ने इतनी बड़ी यात्रा को पूरा करने में 10 मिलियन साल लगे और इससे पूरी यात्रा को पूरा करने में 71 मिलियन साल का टाइम लगा। पहले 71 मिलियन साल पहले ये जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और धीरे धीरे प्लेटों के द्वारा भारत की स्थिति बदलती गई और भारत की ये यात्रा जब उत्तर भारत और जो है दक्षिण भारत, उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा मिलने में कितने वर्ष का टाइम लगा, तो 71 साल लग गए, तब जाकर हमारा भारत की यात्रा पूर्ण हुई। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या था, एक सिंगल द्वीप था और बाकी सारा क्या था, सागर था। जिसे क्या कहा जाता, पेंजिया कहा था। उसके बाद में पेरिमियन काल आता है 250 मिलियन ईयर पहले का। उसके बाद में टेरेशिक काल आता है 200 मिलियन साल पहले का। उसके बाद में आता है जुरासिक काल 145 मिलियन साल पहले का।
और उसके बाद आता है क्रेटेशियस काल, जो कि 65 मिलियन साल पहले का। और प्रेजेंट में आप अपन द्वीपों की स्थिति इस प्रकार से देख सकते हैं। और द्वीपों की स्थिति बदलने के सिद्धांत के बारे में अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर एक बार याद रखना कि जो भारत है उन्होंने अपनी यात्रा, प्रायद्वीपीय भारत जो है वो उत्तर भारत से पहले उत्तर भारत का हिस्सा नहीं था। भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अगर पूछा जा सकता है कि भारत की उत्पत्ति किससे हुई है तो गोंडवाना लैंड से हुई है। आप यहाँ से इतना याद जरूर रखना। नेक्स्ट है, पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है? वो है 24 डिग्री अक्षांशीय रेखा। अब अपन इसमें जो फैक्ट्स हैं जो अपन कवर करने रह गए थे इस चैप्टर के, उनको कवर करते हैं। और अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट किया भारत का भौगोलिक विस्तार के बारे में और भारत की सीमाओं के बारे में, इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं अपना पहला अध्याय। और इसके जो बचे कुछ फैक्ट हैं उनको इस वीडियो में अपन कवर कर रहे हैं। पाकिस्तान की सीमा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है तो 24 डिग्री अक्षांशीय रेखा के सहारे बंटवारा चाहता है कच्छ के रण का। अपन ने पढ़ा था कच्छ का रण जो है जिसका 90% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। और कच्छ का रण का जो हिस्सा है 90% हिस्सा तो किसके पास है? इंडिया के पास रहेगा। और 10% हिस्सा किसके पास जाएगा? पाकिस्तान के पास। ये अपन ने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना फैसले में यह कहा था। सर रेडक्लिफ द्वारा भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया? तो 17 अगस्त 1947 को किया गया। ये अपन पहले भी कवर कर चुके हैं। 17 अगस्त 1947 को और सर रेडक्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया था। भारत का औसत समुद्र तल मापन कहाँ से किया जाता है? तो चेन्नई से किया जाता है। आपने कहीं भी देखा होगा रेलवे स्टेशन पर इस स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है, तो उस समुद्र तल से ऊंचाई को कैसे मापा जाता है? तो चेन्नई में एक स्थान है, उसमें से जो ऊंचाई है उस ऊंचाई के आधार पर हर जगह भारत में समुद्र तल से ऊंचाई का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक लंबी जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में? पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्थलीय सीमा पूछा जाए तो भी बांग्लादेश के साथ में लगती है। सर्वाधिक स्थलीय सीमा पूछा जा सकता है तो किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ में लगती है। और जलीय सीमा भी सर्वाधिक किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में लगती है। भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण प्राकृतिक पहाड़ियों द्वारा किया जाता है, जिसमें मिसमी, पटकाई, नागा तथा अराकान योमा पहाड़ियां स्थित है। अपन ने कवर किया था कि भारत और म्यांमार के बीच कोई सीमा नहीं है, उस सीमा को बनाने का काम करता है अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत का जो पूर्वी हिस्सा है वो म्यांमार का है और अराकान योमा पर्वत का पश्चिमी हिस्सा भारत का है। अराकान योमा पर्वत है क्या? तो यह एक हिमालय पर्वत का हिस्सा है, जिससे भारत में तो हिमालय पर्वत कहा जाता है लेकिन म्यांमार में अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। तो अराकान योमा पर्वत के साथ में मिसमी पहाड़ियाँ, पटकोई, नागा पर्वत, ये भी क्या करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं म्यांमार और भारत के मध्य। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? ये भी पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम सीमा विस्तार है 106 किलोमीटर। अगर ऑप्शन में 86.67 किलोमीटर दिया गया तो आप ऑप्शन 86.67 किलोमीटर करेंगे। क्यों? क्योंकि NCERT के अकॉर्डिंग जो है अफगानिस्तान और पीओ के अधिकृत एरिया के मध्य कितनी लंबाई है? 86.67 किलोमीटर है। लेकिन अब वो क्या ऑप्शन में अगर 106 भी दिया गया है और 86.67 दिया गया तो आप 86.67 करेंगे। अगर ऑप्शन में 86.67 न देकर 106 किलोमीटर दिया गया तो आप ऑप्शन 106 किलोमीटर ही टिक करके आएंगे। नेक्स्ट है, उर्वरता की दृष्टि से किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है?
तो वो माना जाता है गंगा के मैदान को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जितने भी फैक्ट है सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। उर्वरता की दृष्टि से किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? तो गंगा के मैदान को भारत का उर्वरता की दृष्टि से हृदय स्थल माना जाता है। किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि भारत को महाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज बी क्रेसी। जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा कि भारत को महाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को। जैसे यूरोप महाद्वीप है वैसे ही भारत भी क्या है, महाद्वीप है। क्योंकि भारत ने क्या, प्रायद्वीपीय भारत ने एक लंबी यात्रा कवर करके उत्तर भारत के साथ में जुड़ा था, एशिया महाद्वीप के साथ में जुड़ा था, तो इसलिए भारत को भी एक महाद्वीप का दर्जा दिया जाना चाहता है। ये कथन किसका है? जॉर्ज बी क्रेसी का है। भारत नेक्स्ट है, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? भारत का दक्षिणतम मुख्य भारतीय भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी को भारत का ऐसा स्थान कहा जाता है जहां पर 3 सागरों का संगम कहा जाता है। 3 सागरों का संगम कहा जाता है, जिसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इन तीनों का जो है संगम पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी है। अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट लगा लेना। अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। हिंद महासागर का प्राचीन नाम रत्नाकर था। ये जितने भी सारे फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप कहा जाता है। हिंद महासागर का प्राचीन नाम क्या था? रत्नाकर था। सोमब्रेरो चैनल, यह चैनल लिटिल निकोबार को कार निकोबार से अलग करता है। हिंद महासागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। सोमब्रेरो चैनल के बारे में पूछा जा सकता है, तो सोमब्रेरो चैनल क्या है? यह लिटिल निकोबार को कार निकोबार से जोड़ता है। यहाँ दे सकते हो जो लिटिल निकोबार है उसे कार निकोबार से जोड़ता है। ये रहा लिटिल निकोबार और ये रहा कार निकोबार। तो लिटिल निकोबार और कार निकोबार से कौन सा चैनल जोड़ता है? सोमब्रेरो चैनल। और अपन ने कवर किया था ना कि म्यांमार और जो है अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है? कोको चैनल है। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, याद रखना। सोमब्रेरो चैनल क्या है? सोमब्रेरो चैनल लिटिल निकोबार को कार निकोबार से अलग करता है, सोमब्रेरो चैनल। नेक्स्ट है, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। जाफना तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा द्वारा जुड़ा हुआ है। जाफना द्वीप हिस्सा है तमिलनाडु का। तमिलनाडु जो है जाफना द्वीप से तमिलनाडु जिसमें तमिल बहुल है, तमिलनाडु नहीं सॉरी बार बार तमिलनाडु का नाम आ रहा है, तमिलनाडु का हिस्सा नहीं है। जाफना द्वीप जो है वो श्रीलंका का हिस्सा है जिसमें तमिल बहुल जनसंख्या निवास करती है। तो तमिल बहुल और शेष जो श्रीलंका है उससे एलिफेंटा के दर्रे के द्वारा जुड़े हुए हैं। यानी कि जाफना जो द्वीप है वो तमिलनाडु से एलिफेंटा दर्रा से जुड़ा हुआ है और जाफना द्वीप पर तमिल बहुल जनसंख्या पाई जाती है। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच में समुडुबी प्रवाल भित्ति को एक रेखा है जिसे आदम का पुल या राम सेतु कहा जाता है। इसे राम सेतु कहा जाता है क्योंकि आपने पता है कि रामायण में आपने पढ़ रखा है कि श्री राम जी सीता माता को रावण से आज़ाद करवाने के लिए
यात्रा करने के लिए, सेना को श्रीलंका पर पहुंचाने के लिए एक राम सेतु का निर्माण करवाया था। 7000 ईसा पूर्व का काल, जो राम जी का काल है, उस काल के पत्थरों की अगर की जाए, वो कार्बन पद्धति, वैज्ञानिक कार्बन पद्धति द्वारा पत्थरों की जब एज निकाली गई, तब पता चला कि ये जो राम सेतु के जो प्रयुक्त पत्थर हैं, उन्हें रामायण के समय के हैं, राम के काल के 7000 ईसा पूर्व, जो कि राम का काल है। और राम का काल 7000 ईसा पूर्व, इसका कैसे पता चला? तो ये पता चला वाल्मीकि की रामायण से, कि राम जी का काल था 7000 पूर्व, और वैज्ञानिकों द्वारा जब पत्थर की खोज की गई और पत्थरों की एज निकाली गई, तो तब पता चला कि जो पत्थर है वो 7000 ईसा पूर्व है, और 7000 ईसा पूर्व ही राम जी का काल था। तो भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका में तलैया मन्नार दोनों को जोड़ने का काम करता है आदम का पुल, जिसे कहा जाता है राम सेतु। और डुब्बी प्रवाल भित्ता की एक रेखा सी दिखाई देती है। अब वर्तमान में क्या एक प्रवाल भित्ति की रेखा सी दिखाई दे रही है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर में स्थित है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है, और पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु में, और पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका में है। पूछा जा सकता है कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। पॉइंट कालीमेरे कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और पॉइंट पेड्रो जाफना कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसे जरूर याद रखना। काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक का बनाती है। भारत के लद्दाख वाले हिस्से में काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है, जो कि हिमालय का हिस्सा है। और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत और चाइना के मध्य एक विभाजक का कार्य करती है, यानी कि सीमा बनाती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रेखाओं के बारे में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। अपन जब कंप्लीट जियोग्राफी कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसे फैक्ट को भी कवर करें जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले समय में क्योंकि आए दिन पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है और नए नए प्रश्न बनते जा रहे हैं। तो अपन अगर जो आने वाला है उसको भी कवर कर लें तो अपना सिलेक्शन श्योर है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी भारत में त्रिवेंद्रम में से गुजरती है। त्रिवेंद्रम तमिलनाडु में स्थित है, त्रिवेंद्रम से गुजरती है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। दो राज्य है भारत के, असम राज्य और अरुणाचल प्रदेश, इनके मध्य सीमा बनाने का काम करती है संकोच नदी। नेक्स्ट है श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू के मध्य स्थित है राम सेतु। पाक जल संधि अपन ने कवर कर रखी, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, जो कि पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल और मन्नार की खाड़ी दोनों को जोड़ती है, दो जलीय खंडों को जोड़ती है पाक जल संधि, और दो स्थलीय खंडों भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। और पाक जल डमरू में स्थित है राम सेतु। नेक्स्ट है मेघालय के खासी जयंतियां, गारो खासी जयंती, ये तीन जनजातियां जो विशेषकर मेघालय में पाई जाती है। जो मेघालय की खासी जनजाति के लोग हैं वो रबर ट्री नामक पौधों के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है और जिसे स्थानीय भाषा में जिंग केंग इरो कहते हैं। ये क्या है कि मेघालय में एक जनजाति रहती है खासी जनजाति, गारो खासी जयंतिया। ये तीनों जनजातियां कहाँ पाई जाती है? पूछा जाता है मेघालय में पाई जाती है। जो खासी जनजाति है
वो क्या करती है कि जो रबड़ के ट्री है उनके पेड़ों की जो जड़ें हैं उन जड़ों को आपस में जोड़कर एक सुदृढ़ पुल का निर्माण करते हैं, जो कि क्या होती है एकदम जड़ें क्या होती है बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जब तक पेड़ है तब तक जड़ें बनी रहेगी, और जड़ें क्या होती है एकदम रबर ट्री की जड़ें क्या होती है एकदम सुदृढ़ होती है, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे यह कोई जीवित जड़ पुल है। और इस जीवित जड़ पुल को अभी वर्तमान में जो जिंग केंग इरो जिसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है, इसे इस जीवित जड़ पुल को वर्तमान में यूनेस्को ने हेरिटेज साइट के रूप में घोषित करने का फैसला लिया है। ये बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज बनाते हैं। क्या करते हैं कि रबड़ की ट्री जो है इनकी जो जड़ें हैं उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो है इनको डिज़ाइन करके और छोड़ देते हैं, बांध कर छोड़ देते हैं, जिससे एक पुल का निर्माण अपने आप बनने लगता है। और जब ये जड़ें पूरी परिपक्व हो जाती है तो वहाँ एक सुंदर हरा भरा जो है पुल बन जाता है, जिसे देखने में बहुत ही सुंदर लगता है ऐसा पुल, जिसे अभी वर्तमान में क्या है यूनेस्को ने विश्व हेरिटेज साइट में घोषित करने का फैसला लिया है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। केरल, कराईकल तमिलनाडु का हिस्सा, पांडिचेरी और यनम आंध्र प्रदेश का हिस्सा, जो कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत अब शामिल हो गए हैं। माहे, कराईकल, पांडिचेरी और यनम ये किस में शामिल हो गए हैं? पुदुचेरी में। नेक्स्ट है हिंद महासागर को शांत क्षेत्र कहा जाता है, और हिंद महासागर को 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। और अपन अभी पढ़ा है हिंद महासागर का उपनाम क्या? रत्नाकर है। हिंद महासागर का उपनाम क्या है? रत्नाकर है। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र कहा जाता है, हिंद महासागर को 7 समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र कौन सा है? कच्छ, गुजरात। सबसे बड़ा जिला पूछा है यहाँ, क्या पूछा है? जिला, तो कौन सा हो जाएगा? कच्छ, गुजरात। भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध। और किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। और कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। पूछा जा सकता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इतने प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक लाइन से। नेक्स्ट सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ऊंचा हो जाएगा टिहरी बांध, और हीराकुंड बांध क्या हो जाएगा? सबसे लंबा बांध हो जाएगा। और हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है पूछा जाए तो ये हो जाएगा हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है? सांबर झील राजस्थान में स्थित है, जिसे रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। और भारत की ओर से सर्वप्रथम 1975 में पहली रामसर साइट घोषित की गई थी भारत की ओर से। वो कौन सी है? वो है सांबर झील, राजस्थान में स्थित है। एक खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। इसे रामसर साइट भारत की पहली रामसर साइट कहा जाता है। और रामसर कन्वेंशन जो है, रामसर स्थान है ईरान का, जहाँ पर क्या होता है कि जीव जंतुओं के लिए एक उपयुक्त जगह होती है, वेटलैंड क्षेत्र होता है, आर्द्र भूमि क्षेत्र होता है ये रामसर साइट। रामसर जो है स्थान कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। तो उस स्थान की जैसी विशेषताएं रखने वाले स्थानों को जहाँ पर जीवों का संरक्षण किया जाता है उन्हें वेटलैंड या रामसर साइट कहा जाता है। रामसर कन्वेंशन हुआ था रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, 1973 में। रामसर समझौता कब? 1973 में। और 1975 में भारत की सबसे पहली सांबर झील को रामसर साइट के रूप में दर्जा दिया गया था। सबसे लंबा बीच पुलिन
कौन सा है? मेरिन बीच, जो कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। पूछा जा सकता है सबसे लंबा बीच पुलिन कौन सा है? मेरिन बीच पुलिन है। और कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। ये कुछ रेखाओं के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। हिडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय 1947 में तय, यह जर्मन और पोलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। मेन रहीन रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य सीमा बनाती है, मेन रहीन रेखा। और मैगिनाट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा बनाती है, मैगिनाट रेखा। इन रेखाओं के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना, इन रेखाओं को याद जरूर रखना, बार बार पढ़ना, बार बार वीडियो को रिवाइज करना। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण वियतनाम की सीमा रेखा है। 24वीं समांतर रेखा कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। 24वीं समांतर रेखा कहाँ स्थित है? कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। लेकिन पाकिस्तान क्या कह रहा है कि 24वीं समांतर रेखा तक जो हिस्सा है वो पाकिस्तान हमारा है, लेकिन भारत इसे अस्वीकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी इस पर फैसला दे दिया है कि जो हिस्सा है वो भारत का है। कच्छ के रण का जो हिस्सा है 90% हिस्सा वो भारत का है। 31वीं समांतर रेखा पूछा जा सकता है किन दो देशों के मध्य? ईरान और इराक के मध्य स्थित है। 31वीं समांतर रेखा ईरान व इराक के बीच स्थित है। 38वीं समांतर रेखा भी पूछा जा सकता है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा रेखा कौन सी है? 38वीं समांतर रेखा। ओडर्निशे रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित रेखा है, और ओडर्निशे पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। सिगफ्राइड रेखा सिगफ्राइड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी के बीच खींची गई थी। और ब्लू लाइन पूछा जा सकता है तो लेबनान और इजराइल के बीच में स्थित है। यहाँ तक अपना भारत का जो है सीमाएं हैं वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन करेंगे भारत का भौतिक विभाजन। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट अपना अध्याय रहेगा भारत का भौतिक विभाजन, जो कि आने वाली वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो इस संपूर्ण भारतीय भूगोल की सीरीज से अवश्य जुड़े रहें। आपके जो एग्जाम के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को यहाँ कवर करवाया जाता है। ऐसे ऐसे फैक्ट्स को मैं आपके सामने लेकर आता हूँ जो कहीं पर कवर नहीं करवाया गया आपको, और एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस सीरीज से जरूर जुड़े रहें। थैंक यू। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू लेटेस्ट नोटिफिकेशन माय वीडियोस। थैंक यू।